लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय विमान सेना का बन जाएंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों ने ली है एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और एनबीएफसी के साथ हितधारकों के भविष्य के लिए विजन और रूपरेखा पर चर्चाएं और साथ ही करेंगे विचार विमर्श। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री लेंगे अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग। काशी के विद्वान आचार्य विधि पूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन का संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। और आज विश्व बाघ दिवस। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में फैलाई जाती है जागरूकता। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचार विस्तार से। राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों ने एंट्री ले ली है। यूएई से उड़ान भरने के बाद अब से कुछ ही देर में अंबाला के एयरबेस में राफेल लड़ाकू विमान लैंड करेंगे। अंबाला में विमानों को वाटर सैल्यूट किया जाएगा। फ्रांस की ओर से 5 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप भारत को दी गई है। कुल 36 विमानों की डिलीवरी में यह पहली खेप है। और बुलेटिन में आगे बात करते हैं। पीएम बैंकों के साथ आज मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और एनबीएफसी के साथ हितधारकों के भविष्य के लिए विजन और रूपरेखा पर चर्चाएं और विचार विमर्श करेंगे। साथ ही इस विचार मंथन सत्र के एजेंडे में शामिल विषयों में ऋण उत्पाद और वितरण के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर पर तरीके शामिल हैं। सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस विचार विमर्श के दौरान उपस्थित रहेंगे। राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तिथि 5 अगस्त को तय कर दी गई है। काशी के 3 विद्वान आचार्य विधि पूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। चर्चा की गई है, जो भी वैदिक धार्मिक अनुष्ठान वहां संपन्न कराया जाएगा वो आयोजक मंडल की ओर से कहा गया है कि काशी विद्वत परिषद की देखरेख में कार्य संपन्न हो। इसके लिए काशी विद्वत परिषद की एक मीटिंग हुई और काशी विद्वत परिषद ने इन तीनों नामों पे मुहर लगाई कि ये 3 विद्वान जाएंगे। काशी विद्वत परिषद की जो भूमिका है, जो धर्म और शास्त्र से संबंधित चिंतन है, जो धर्म संबंधित कृत्य हैं, उनको करने के लिए काशी विद्वत परिषद के संरक्षण में हो, काशी विद्वत परिषद के निगरानी में हो, जिससे कि उसकी धार्मिक मर्यादा बनी रहे। इसके लिए हम लोगों को हमारी परिषद की तरफ से नामित किया गया है। हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे कि वैदिक विधि से सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, शिलाओं का पूजन हो रहा है और शिलाएं जिस दिशा में अपेक्षित होती हैं उस दिशा में उनका न्यास हो रहा है। यही सब हम लोग
को दायित्व सौंपा गया है और यही कार्यक्रम हम लोग जाके वहाँ पर करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए देश में अनेक धार्मिक स्थानों की नदियों का जल और मिट्टी जा रही है, जिससे 5 अगस्त को अयोध्या में विधि विधान के अनुसार पूजन किया जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम का जल और मिट्टी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां का गंगा जल और मिट्टी अयोध्या के लिए लेकर प्रस्थान किए गए हैं। काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मुकेश के नेतृत्व में यहां से जल और मिट्टी लेकर जा रहे हैं। यहां का जल एक दलित युवक संजू के द्वारा भरा गया है। यहां का जल और मिट्टी प्रयागराज से अयोध्या तक शंभू के नेतृत्व में जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। हम भी दलित समाज से हैं, इसे जल पहुंचाने की प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज भगवान श्री राम जी के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की शिला 5 अगस्त को रखी जाएगी। इसमें प्रयागराज संगम का जल वहां पर उस शिला पूजन के समय नींव रखते समय प्रयागराज का मिट्टी, गंगा जी का और जल वहां पर समर्पित करेंगे। हम कार्यकर्ता परम पूज्य देवराहा बाबा का आशीर्वाद माननीय अशोक जी को और विश्व हिंदू परिषद को यहीं पर प्राप्त हुआ था, इसलिए और माननीय अशोक जी के जन्मस्थली भी प्रयाग ही है, इस नाते से प्रयाग का संगम का जल और मिट्टी लेकर के कार्यकर्ता जाने वाले हैं। और प्रयागराज के संगम का जल एक दलित बालक के द्वारा इसको जल को भरवाया गया है और यह लेकर के हमारे शंभू जी केंद्रीय मंत्री है, इनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या जल लेकर के। प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सोनभद्र जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सोन बाजार की स्थापना कर ग्रामीण अंचलों के उत्पाद को न सिर्फ शहरों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई है, बल्कि उत्पादों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे लोग घर बैठे ही स्थानीय उत्पादों को प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त आजीविका सिलाई केंद्र के माध्यम से करीब 100 से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्कूलों के ड्रेस और पुलिस लाइन के सारे काम इन केंद्रों के माध्यम से कराए जाने के लिए विभागों को निर्देशित भी किया है। जो गांव में प्रोडक्ट सब बनाया जाता है वो उस गांव में बिक्री नहीं हो पाती है, इसलिए उसे बेचने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सर, लाभ यह है कि हमारे गांव में बिक्री नहीं हो रही थी, यहाँ आने पे हमें बिक्री हो रही है। NRLM के अंतर्गत जो समूह की महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार सृजन जो है किया जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में लगभग 50 सिलाई मशीनों का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जो परिषदीय विद्यालयों में जो स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है उसकी सिलाई का कार्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्केट में इनके लिए 4 दुकानें जो है हमने उपलब्ध कराई हैं, जहाँ स्वयं सहायता समूह अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है बेच पाएँ। इसके साथ ही हमने एक सोन बाजार ऐप लॉन्च किया है, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है बेच सकते हैं। कुछ ऐसा ही सराहनीय कार्य बुंदेलखंड में भी किया जा रहा है। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद ललितपुर में कोरोना महामारी के चलते कई प्रदेशों से अपना रोजगार छोड़कर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय ललितपुर द्वारा लगातार ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश भर की 8 कंपनियों ने प्रतिभाग कर जनपद के 1400 से अधिक पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को सूची में 500 से अधिक श्रमिकों को ऑनलाइन और टेलीफोनिक सिलेक्शन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। ललितपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन मेले में भाग लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि हम लोग अपनी नौकरी छूटने से इस महामारी में काफी परेशान थे, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जो रोजगार मेले के आयोजन किए गए उससे हम लोगों को सिलेक्शन के बाद रोजगार की बड़ी उम्मीद जगी है। इंदौर में सिलाई कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। कोरोना महामारी के चलते हमको गांव आना पड़ा और गांव में रोजगार न होने के बाद हमको पता चला कि ललितपुर रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला का ऑनलाइन आयोजन किया गया है, तो हमारा काम के लिए बुलाया गया और हमको फार्म जमा किए और हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो चुका है और हमको आशा है कि हमको काम मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं दिल्ली में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था लॉकडाउन से पहले, और कोरोना महामारी के चलते क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पे वापस आना पड़ा, अपने घर में वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी।
और नौकरी छोड़ के हमें यहाँ पे फिर लगने लगा कि हम क्या करें, कोई काम नहीं था हमारे पास। फिर यहाँ पे हमें पता चला, जो जिला सेवा योजन कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली, इसके द्वारा हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम एक पहल की है, और जिसके चलते जो भी प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनके लिए रोजगार की पहल की है। तो इसके द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार आयोजन में मैंने भाग लिया और एक कंपनी में ऑनलाइन आवेदन भी किया, इंटरव्यू भी दिया, और मुझे लगता है कि मुझे इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा और मुझे अपना रोजगार भी मिल जाएगा करने के लिए। आज हमारे जिला सेवा योजन कार्यालय ललितपुर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से कुल 8 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और कुल उनकी डिमांड थी कि 500 से अधिक उनकी रिक्तियां हैं। उसके समक्ष हमने 1400 से अधिक पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की सूची उनको दी है। घर से ही कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और ऑफ कार्यालय आने की जरूरत न पड़े, तो टेलीफोनिक और ऑनलाइन माध्यम से साक्षात्कार कराया जा रहा है। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा लोनी में विकास कार्य का उद्घाटन किया गया। दिल्ली, सहारनपुर और गाजियाबाद मार्ग पर लगी 3 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइटों और वाटर एटीएम मशीनों का मंगलवार को जनरल वीके सिंह ने उद्घाटन किया। इससे लोनी की जनता के जीवन में उजाला आया और एक आम आदमी को भी फिल्टर का पानी पीने को मिला। दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर जवाहर नगर से खन्ना नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर और गाजियाबाद मार्ग पर लोनी से बंथला के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी में रोड किनारे वर्षों बाद लोगों ने रोशनी देखी। यहां पर अक्सर अंधेरा रहता था, जिससे आए दिन मार्ग पर हादसे होते रहते थे। ये लोनी की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सौगात है। जनरल वीके सिंह ने बताया कि बारिश के बाद दिल्ली सहारनपुर मार्ग के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। उसके हिसाब से अच्छा स्वच्छ पीने लायक पानी उसमें से निकलेगा। और खासियत ये है कि ये सस्ता पानी पीने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी टेक्नोलॉजी से इसके अंदर पानी प्योरीफाई होता है, ताकि वो पानी अच्छे तरह से उपयोग किया जा सके और लोगों को कोई बीमारी ना। कोई भी काम जो जनता के लिए किया जा रहा है वो अच्छा काम, और इसके अंदर सबका सहयोग रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, लोनी का और विकास होगा और नई चीजें आएंगी, ताकि लोनी के लोगों को और सुविधाएं मिलें। ईद उल अजहा का त्योहार यानी बकरीद का पर्व आगामी 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद कुर्बानी अदा करते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील की है कि सभी लोग कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का और प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद नगर निगम की ओर से जो इंतजामात किए गए हैं, उसी के अनुसार अवशेषों को डिस्पोज किया जाए। उन्होंने अपील की है कि लोग नफली कुर्बानी की बजाय उसका पैसा गरीबों में बांटें, एक से ज्यादा कुर्बानी से बचें। ईद उल अजहा का त्यौहार इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में 1 अगस्त को मनाया जाएगा, और इसमें मुसलमान सवेरे नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी ये 1, 2 और 3 अगस्त को 3 दिन होगी। और इस मौके पर सभी से अपील है कि जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। और कुर्बानी के सिलसिले में भी जितने भी प्रिकॉशंस कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लेने हैं, वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। और जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, इन अय्याम में सबसे जो बेहतरीन अमल है वो कुर्बानी ही है। वो कुर्बानी का अपना फरीज़ा ज़रूर अंजाम दें, लेकिन उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि क्योंकि इस वक्त गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है, तो लिहाजा अपनी तरफ से वाजिब जो कुर्बानी है वो तो ज़रूर करें। उसके अलावा जो 1 से ज़्यादा लोग अपनी तरफ से कुर्बानियाँ करते थे, जिसको कि नफली कुर्बानी कहा जाता है, वो नफली कुर्बानी ना करके बल्कि उसका पैसा जो है वो गरीब और गुरबा में सदका कर दिया जाए। देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गोंडा जिला मुख्यालय के इंदिरापुर गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम नारायण शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यादें आज भी जीवित हैं। उनके पुत्र महात्मा प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उनको 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तामपत्र देकर सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र ने बताया कि मोदी सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, चाहे किसानों को सम्मान निधि हो, लॉकडाउन को लेकर निःशुल्क राशन हो या फिर प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हो, दोनों सरकारी सुविधा उपलब्ध करा रही है। 1941 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो जो कमिश्नर जा रहा था कौड़िया स्टेशन पर ये पहुँचे थे। अंग्रेज़ कमिश्नर के सामने इन्होंने जो है गाड़ी रोक दी, टिकट जो है बेचना बंद कर दो, मुल्क हमारा है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा करके और ये जेल करे चले गए। बहुत मार खाए थे, क्या था ये इनकी उपलब्धि। अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयता और देशभक्ति तो कूट कूट करके भरी हुई है। हर पहलू पर उन्होंने किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। जैसे किसान निधि योजना जो है का लाभ सबको मिल रहा है। यह जो अन्न है 5 किलो अनाज वो नवंबर दिसंबर तक फ्री में सबको बंटवा रहे हैं कि हमारी गरीब जनता भूखों न मरे। कानपुर नगर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्म कुमार सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी और अपने परिवार की भूमिका बताई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्म कुमार सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रशंसा की है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय और प्रयास के कारण ही अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हम सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। वहीं उन्होंने कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ ही जन सहयोग को बल देने की बात भी कही है। सिलेंडर ही नहीं, इसके अलावा ये देखिए आवास आजकल जितना ये कॉलोनियों पर कॉलोनियाँ बन रही हैं, इतना कभी तो मैं समझता हूँ इतने कई वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ जितना 1-1.5 साल 2 साल के अंदर आवास की समस्या का समाधान किया जा रहा है। ये प्रशंसनीय है। हमारी पुलिस, हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारा सफाई विभाग, इन सब का तो इतनी कल्पना ही नहीं थी कि 24 घंटे इतना कुछ इतने तारतम्यता के साथ और इतने डेडिकेटेड वे में ये लोग अपनी ड्यूटी देंगे और 24 घंटे जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये तारीफ के लायक तो है ये चीज़। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ जो कुछ इस कोरोना के संकट काल में सरकार ने किया और कर रही है, प्रशंसनीय है। देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था तब दादा बाबू शंकर दयाल श्रीवास्तव ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसका उनके पोते अमित के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देश कोरोना वायरस के संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। तब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र अमित श्रीवास्तव कोरोना सेनानी बनकर गलियों में निकल पड़े हैं। 40 वर्षीय अमित अब तक स्वयं के खर्च से 5000 से अधिक मास्क बनाकर गांव और शहर में बांट चुके हैं। अमित श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संकट में सभी वर्ग के लोगों का पूरा ख्याल रखा है, चाहे वो व्यापारी हो, गरीब किसान हो। गरीबों को जहां निःशुल्क अनाज, मुफ्त गैस सिलेंडर या किसान सम्मान निधि जैसे किसानों को 6000 रुपए भी इस सरकार ने दिए हैं। वर्तमान में जो देश की स्थिति है, कोरोना काल जिस प्रकार चल रहा है, हम लोगों ने भी अपने स्तर से जो भी हो सकता है, जो भी योद्धा थे, पुलिसकर्मी थे, डॉक्टर थे, जो बन सका उनको नाश्ता पानी कराया, जो भी कराया, पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा जो गरीब निसहाय लोग थे जिनके पास खाने के लिए राशन पानी नहीं था, उनको राशन अपने स्वेच्छा से यथा सामर्थ्य जो भी था उपलब्ध कराया। इसके अलावा मैं सरकार की बात करना चाहूँगा। मोदी जी के जो ये योजना चली, गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत राशन दिया गया। इसके अलावा किसान मान योजना दी गई, जिसके अंतर्गत 6000 उसको किसान के लिए 6000 का मानदेय जो दिया गया, उसके ये योजना चलती रहे। इन्होंने अपनी आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे संघर्ष किए। हमें जो आज हम महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, निडर रूप से रख सकते हैं। इन सारे संघर्षों में इनके पीछे इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में भी सेम फ्रीडम फाइटर की तरह भी हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सेम एक फाइटर की तरह लड़ रही है, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही तरह से एक आगे हमारे आकर के फ्रंट पे रहा है, जो कि
देश का एक नाम रोशन कर रहे हैं। आज इंटरनल में हो या फिर हमारे एक्सटर्नल आउटसोर्सेज में, दोनों में बहुत नाम किया हुआ है उन्होंने। तो मेरे ससुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी और इसी प्रकार से मोदी जी भी गरीबों के लिए राशन बांट रहे हैं और गरीबों की सहायता कर रहे हैं। आगे ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आगे लड़ाई कोरोना की चल रही है, इसके लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया है। आजमगढ़ में वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के प्रति लोगों द्वारा बरती जा रही असावधानियों से जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ होने का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने का औसत 49% है। कोविड-19 L1 हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि यहां पर भर्ती मरीजों को सर्वप्रथम संक्रमण के सुरक्षात्मक सारे नियम बताए जाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे मरीज भर्ती हैं उनको भी प्रोटेक्शन के तमाम जो नियम इनको बताए जाते हैं और इनको बार बार समझाया जाता है कि आपको हर 2 घंटे पे साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है और हमेशा मास्क पहन के रखना है। आपस में मरीजों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और सेम चीज़ें मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारी आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों का पालन हो। सरकार की सुविधाएं जो दी जा रही हैं या जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है उसका अक्षरशः पालन करें। बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है और इससे बचा जा सकता है और सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम आपस में दूरी मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कम से कम जाएं। जब हमको फ़ोन से बताया गया जांच करने के बाद कि आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो हॉस्पिटल से वहाँ से एम्बुलेंस आई और यहाँ से हमको हॉस्पिटल ले गए L1 में। उसके बाद वहाँ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर खाना पीना दवा वाला चलता रहा, सब ठीक ठाक रहा। लोगों के लिए है कि कोई इस महामारी में घबराए ना, धैर्य का पर्चा बनाए रहे। और ये ऐसी कोई महामारी नहीं जिसका इलाज मतलब कहा जा रहा है कि नहीं है, लेकिन जो समय रहते ही जांच करा लें अपना, और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कौशाम्बी में सरकार के निर्देशों के अनुपालन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्राथमिक विद्यालयों में नए सत्र के लिए विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में नया प्रयोग किया जा रहा है। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक दिलीप कुमार वर्मा ने छात्रों और अभिभावकों को सुविधा प्रदान कराते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय में नवीन नामांकन प्रवेश के लिए पेपरलेस ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म में सभी क्षेत्र के लोगों को अन्य माध्यमों से पहुंचा दिया गया है, जिससे कि सहायता से अभिभावकों और छात्रों के द्वारा स्वयं घर से बाहर निकले बिना कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए अपना प्रवेश फॉर्म विद्यालय को उपलब्ध कराया जा सके और विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। जब हमारा नवीन सत्र प्रारंभ हुआ और नामांकन छात्रों का शुरू हुआ, नए छात्रों का, उसमें जो है हमने देखा कि गति बहुत धीमी है। कम अभिभावक विद्यालय आना पसंद कर रहे हैं संक्रमण के खतरों को देखते हुए। तो इस में हमने जो है मैंने डेवलप किया गूगल फॉर्म्स के माध्यम से एक ऑनलाइन नामांकन, जिसकी लिंक हमने सभी अभिभावकों के व्हाट्सएप पे, गांव के प्रधान, कोटेदार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं जिनके यहाँ से बच्चे इस साल पास होकर हमारे पास आने वाले हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी उस ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अभिभावकों तक पहुँचाया गया, जिससे कि हमारे यहाँ नामांकन बढ़ा है, जिसमें अभिभावक बिना विद्यालय आए, छात्र बिना विद्यालय आए अपना नामांकन फॉर्म भर के ऑनलाइन हमारे विद्यालय तक उसको पहुँचा देते हैं। हम तो आज विश्व बाघ दिवस है। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन का मकसद पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। भारत में अभी से लेकर पिछले 1 दशक से ज्यादा खूब बातें हो रही हैं और इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।
दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done, and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better equipment, more knowledge and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का दोगुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर बताया है कि भारत में 9 बाघ अभयारण्यों के साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आज भारत में करीबन 2,967 बाघों के साथ 50 बाघ अभयारण्य है। बाघ क्योंकि हर श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है, इसलिए बाघों की बढ़ती संख्या मजबूत होते हुए बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट के साथ बाघों की जो गणना है उसकी प्रक्रिया से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग। 5 राफेल विमान आज से भारतीय सेना का बन गए हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज से सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और एनबीएफसी के साथ हितधारकों के भविष्य के लिए विजन और रूपरेखा पर चर्चाएं और साथ ही करेंगे विचार विमर्श। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री लेंगे अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग। काशी के विद्वान आचार्य विधि पूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन का संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। और आज विश्व बाघ दिवस। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में फैलाई जाती है जागरूकता। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।